खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। कश्यप समाज की मांग उठने लगी है कि उनको भी राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी चाहिए, उनको भी आरक्षण चाहिए। आज कश्यप समाज दावा ठोक रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले नाव से परिवहन करते थे, नाव में जो लोग नदियों के किनारे रहते थे उनको इस पार से उस पार और इस पार से उस पार उनको ढोने का काम करते थे। तालाबों में मत्स्य पालन का काम करते थे। नदियों और तालाबों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जंगल से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें आज तक भी भागीदारी नहीं मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सरकार इनकी बातों को मानेगी या फिर ये सब चुनावी स्टंट होगा। क्योंकि ये बात तो साफ है कि कश्यप समाज अब राजनीति में उतरने की तैयारी कर चुका है और कश्यप समाज ताल ठोक चुका है। उनका कहना है कि हमारी जो भागीदारी है वो लगभग यहाँ पर 18% है। अगर कश्यप समाज 18% है तो ऐसे में क्या उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं सेराकुई से ये खास रिपोर्ट। आरक्षण के संबंध में था, राजनीतिक भागीदारी के रूप में था, चाहे वो आरक्षण हो या चुनाव में सभी पार्टियों के द्वारा हमारे लोग जो उनमें काम करते हैं उन लोगों को मौका देने वाली बात हो। अन्य सभी मुद्दे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर कल चर्चा होनी है। इसके पूर्व मैंने आपको सारी बात डिटेल में बताई है, उसी के अनुरूप सारा कार्यक्रम होगा। नहीं, क्या आप ये चाहते हैं कि अब जो चुनाव है वो सब जातिवाद के नियम के आधार पर लड़ना जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम ये जातिवाद के उसमें नहीं है, लेकिन इस तरह उपेक्षित भी नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम भी राष्ट्र को एक मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं और हम चाहते हैं कि सभी वंचित। आज मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। मेरे पूरे राजस्थान में हमारे समाज का एक भी बंदा आज़ादी से लेकर आज तक एमएलए या एमपी नहीं बना, नाम लेने के लिए भी एक प्रतिनिधि भी नहीं बना। कारण हम लोगों को आपने कुछ भी नहीं दिया और हम अब तक जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद सब जो है हम सबके साथ लगे रहे 70-75 साल बीत गए। अरे भाई, थोड़ा बहुत हमारे लोगों का भी विकास कीजिए, इन लोगों को भी आगे बढ़ाइए ताकि ये समाज के लिए कुछ कर सकें। तो फिर उन लोगों को जो पार्टी के अंदर शुरू से दरी उठाने से लेकर एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना। केवल मात्र ऊंची जाति वाले के रूप में, जैसा आपने जातिवाद का प्रश्न उठा दिया, उसके जवाब में अगर मैं ये कहूँ कि केवल बनी और बामाने या उच्च जातियों का ही ठेका नहीं है, मैं उनसे खिलाफ नहीं, मैं पूरे लोगों को एक ही मान के चलता हूँ। लेकिन जातिवाद का जहाँ प्रश्न आ जाता है ना, तो जहाँ हल्की जाति के लोग अगर किसी प्रकार की मांग रखते हैं तो उनके ऊपर दोषारोपण तुरंत, बल्कि इस प्रकार का फायदा उच्च वर्ग के लोग लगातार उठाते आ रहे हैं। हम देखिए, हमारा कार्य केवल मात्र समाज के लोगों को जागरूक करना है, उनको अपने हकों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की भावना पैदा करनी है। बाकी लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे। आज वो अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है किसी से भी, तो जैसा बहन जी ने कहा कि हम सीट निकाल सकते हैं, तो सीट निकालने के और भी तरीके हैं। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो राजनीति में काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपना हक ले सकते हैं। ये नहीं दे रहे तो दूसरे तरीके हैं, और जो तरीके ठीक है, हम चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे, हम लोगों को खाली जागरूक कर रहे हैं। राजनीति आप करिए,
क्योंकि हम किस पार्टी को पकड़ेंगे भाई? बीजेपी को पकड़ेंगे, कांग्रेस को पकड़ेंगे, समाजवादी को पकड़ेंगे या किसी और को पकड़ेंगे? जहाँ जहाँ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करें। हमारा नहीं मिलते तो फिर क्या नहीं मिलते तो आपके समन्वय समिति का चुनाव लड़ाएगी? समन्वय समिति चुनाव नहीं लड़ाएगी। समन्वय समिति तो उन लोगों को सपोर्ट करेगी जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करें, चाहे वो पार्टी से टिकट लेके काम करेंगे। तो हमारा आग्रह होगा उस क्षेत्र के लोगों से, एक अपील कि भाई इन लोगों को हमें, क्योंकि ये हमारे समाज के हैं, समाज में सहयोग दिया जाना चाहिए। हम खुद जाके और चुनाव में खड़े होना या चुनाव लड़ना ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम 149 संगठनों को साथ लेके 29 राज्यों को साथ ले करके और उनकी सक्षमता के आधार पर उन्हें काम करें। आज जो कल आने वाले लोग हैं वो राजनेता नहीं है सारे, उसमें जजेज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीजी हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं। इसलिए ये सीधा सीधा कोई हमारा राजनीतिक निर्णय नहीं है, पर उसमें राजनीति में भागीदारी भी एक निर्णय है, क्योंकि राजनीति के बगैर आप अपनी आवाज़ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कैसे उठाएंगे? कौन कहेगा कि हमारे तालाब में आदमी मर गया उसको कंपनसेशन दो? कौन कलेक्टर के पास जाएगा कि आप इस आदमी के साथ में अत्याचार हुआ इसके लिए कुछ करो? इसलिए हम नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने जो है लोग बाग राजनीति बनाई है। सबसे पहले बनने वाले जो पार्टियाँ थी उन्होंने कौन से राजनीति में प्रवेश किए? बाद में प्रवेश हुए। आज जनसंघ की स्थापना क्यों हुई? इसलिए हुई कि भाई वहाँ पे उनकी बात उठाने वाला नहीं था लोकसभा में, तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। अगर हम भी दलित समाज के होने के नाते दलितों की सेवा करने के लिए राजनीतिक दावेदारी का अगर हम मांग करते हैं तो मेरे ख्याल में तो कोई अनुचित नहीं है। प्रजातंत्र देश में अगर हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऐसी बात कर रहे हैं, हमें आरक्षण मत दो एसटी की तरह, लेकिन हमारे बच्चों को तो पढ़ाने के लिए किसी के लिए कुछ योजना तो बनाओगे। क्या बड़े बड़े लोग इसका सब लाभ उठा लेंगे? आज 85,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने दिया है, IMF ने दिया है, उसके इतने जटिल वो बना दिए हैं नियम कि वो बेचारे को मिल ही नहीं रहा। जंगल 28 किताबों से निकाल के विद प्रश्न सहित दिए। ये देखिए कौन कौन सी जातियाँ कहाँ पे किस नाम से दी जाती हैं। ये भारत सरकार की नाक की कील है, मेरी नहीं है। वो बताएं हमें, हम कैसे नहीं है? उनके कहने से थोड़ी, और कल का IAS आकर के हमारे को दे देगा, अरे भाई पढ़ तो सही किताब। तो विलियम क्रूक ने तो साफ कहा है कि ये लोग 1916 में किताब लिखी उसने सेंसस की। अब 1916 को आज के IAS से हमारे को रिमोट करवा देंगे क्या? हम आदिवासी हैं, हम मूलतः यहाँ के हैं, क्योंकि जब नदी पैदा हुई तभी तो हम हुए, तभी हमने नाव चलाई, तभी हमने वहाँ पे कृषि करी। तो जंगल में भी रहे और नदियों में भी रहे, तो जल और जंगल से तो हमारा सीधा संबंध है। ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मूलतः 4 मुद्दे अभी यहाँ पे होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। पहला कि जो हम मूल निवास पर, हम मूलतः यहाँ के लोग हैं, हम मूल निवासी होने चाहिए। हमें उत्तराखंड बनने के बाद इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो दे दिया है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी कर दिया है। उसमें भी हमें वो हमारा सबसे बड़ा मांग है कि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को आपने हमें ऐसे कैसे वंचित कर दिया कि जब मेरे फादर के पास अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मैं स्थायी कैसे हो गया हूँ? बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आरक्षण आपने हमें 27% दिया सेंट्रल से, सेंट्रल सरकार कह रही है कि आपको 27% हम आरक्षण दे रहे हैं, तो राज्य सरकार हमें क्यों 14% आरक्षण दे रही है? उसके बाद ओबीसी में हमें 14% दिया, ये कहा गया कि यहाँ ओबीसी लोग कम हैं, ठीक है 14% दिया। उसके बाद आपने 3 जिले कैसे ओबीसी घोषित कर दिए कि 3 जिले आपने ओबीसी घोषित कर दिए केवल हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए। ये सरासर बिल्कुल गलत है और इसके लिए अभी हमारी एक रथ यात्रा स्टार्ट होनी है 21 तारीख से। 21 नवंबर से हम अपनी हमारी रथ यात्रा जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम करीबन 26 विधानसभाओं में घर घर जाके ये बताने वाले हैं कि हमारे अधिकार, उसमें हमने एक स्लोगन दिया है कि मेरे अधिकार मेरा हक, जिसमें हमारे अधिकारों के ऊपर जो हनन इन्होंने किया है, जो सरकारों ने जब से उत्तराखंड बनाया हमें यहाँ पे निस्तेनाबूद करने का जो कार्य किया है। हम 25 विधानसभाओं में होने के बावजूद हमारा एक विधायक तक, इन्होंने एक विधायक का टिकट देने तक की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की है। उस पर हमारी लड़ाई होनी है। हमारा जो अधिकार है वो हमें दिए जाएं। मत्स्य विभाग बेसिकली हमारे समाज का डिपार्टमेंट है। उसमें आज तक जब से सरकार बनी है, जब से सरकारें आई हैं, जब से उत्तराखंड बना है, सभी के सभी जनरल कास्ट के लोग बनाए गए। हमारे समाज को उसमें कहीं भागीदारी नहीं दी गई। तालाब, नदियाँ और इनसे हमें जोड़ के देखा जाता है। पिछली सरकारों ने कोशिश की थी, परंतु वो भी आज केवल कागजों में सिमट के रह गई है। तो मेरा केवल इन पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जहां आज इन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया है कि अब आपको नौकरी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा इन्होंने हमारे युवाओं को, हम जैसे युवाओं को, हमारे छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को सीधा सीधा बाहर करने का इन्होंने एक प्लान बना लिया है कि ये जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, ये किसी विभाग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लोग फिर वो मजदूरी करेंगे, वो हमारे लोग मल ढोएंगे, मुद ढोएंगे। यही इन्होंने हमारी स्थिति को इन्होंने बना दिया उत्तराखंड में। तो इस पर पुरजोर मेरा विरोध है और आने वाले टाइम में इस पर रणनीति बना के, जो मैंने कहा आपको, हमारी रथ यात्रा जो हमारी 21 तारीख से हम शुरू करने जा रहे हैं, मेरा अधिकार मेरा हक, उस पर हम अब घर घर जाके हम अपने लोगों को, हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग के लोगों को हम समझाने जा रहे हैं कि आज वक्त आ गया है ये जागने का। और हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो उत्तराखंड है, वहाँ प्लेन के जितने लोगों को ये हमें प्लेन का लोग मानते हैं, तो आज प्लेन की मैं बात रखने जा रहा और घर घर जाके बताऊंगा कि आज हम की पार्टियों में जो हमारे लोगों का जैसे रोल है, अहम रोल है, तो उसको बहुत ही मतलब जो है उस तरीके से लिया जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सिर्फ वोट लेने का काम किया जाता है पार्टियों का, ये नहीं कि भाई इस समाज को इनकी भागीदारी थी। और जबकि किसी भी समाज की कहते हैं जितनी जिसकी वोटदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसको उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब सर्व समाज की बात करते हैं तो उसमें सर्व समाज में जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी होती है उसको हिस्सा भी तो उतना ही मिलना चाहिए। और ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है कि ये हिस्सेदारी हमको नहीं मिल पा रही। कौन जिम्मेदार? जनता पार्टी की बात, जहाँ कांग्रेस की बात नहीं हम करते, जो भी हमारे बैठे पार्टियां बना के हुए उस सभी जगह हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, यहाँ तो 2 ही पार्टियां, तीसरी तो कोई है ही नहीं। नहीं, तो हम तो पार्टियों से मांग कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं जी कि हमारी हिस्सेदारी हमें दीजिए। हाँ। हम ये नहीं कि किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं, हाँ। या किसी जाति विशेष का विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध के लिए नहीं हम कर रहे, हम अपने अधिकार पाने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर 2022 में भी स्थिति ये रही तो फिर क्या रहेगा आपका? अगला स्टैंड हमारा ये रहेगा, अभी हम हैं, अभी उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारा भागीदारी दें। तो ऐसी बात नहीं है, उनकी समझ में आएगा। माननीय मोदी जी जो हैं कुछ ओबीसी के लिए काफ़ी चिंतित है, उन्होंने अभी बोर्ड भी बनाया है, नेशनल बोर्ड बनाया, ओबीसी बोर्ड बनाया, अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। तो इस तरह से चिंतित तो वो कर रहे हैं हम लोगों के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बात को समझकर उनके आवाज़ हमारी उन तक पहुँच जाए तो जरूर हमारे को हमारी हिस्सेदारी देंगे।